इस बार विधानसभा के चुनाव में हम ये प्रश्न उन लोगों से ज़रूर करेंगे जो लोग हमारे गुना विधानसभा के विकास की बात करते हैं, हमारे शहर की विकास की बात करते हैं और हमारे नगर को स्वच्छ सुथरा वातावरण देने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और हम गुना विधानसभा से बोल रहे हैं। यहाँ लक्ष्मीगंज के मुख्य मार्ग शास्त्री पार्क ग्राउंड से आपसे बातचीत करवा रहे हैं पंकज कनेरिया जी। गुना विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पंकज कनेरिया, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं, लगनशील हैं और बहुत अटकलों के बाद में जनता के बीच में आए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। तो लाजमी हम उनसे प्रश्न करें और उनकी बात आप तक पहुंचाएं। कनेरिया जी, आपका स्वागत है हमारी आज की आवाज़ चैनल में। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। टिकरी सरकार को चरण वंदन करता हूँ, गुना की जनता को प्रणाम करता हूँ और हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे संगठन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस छोटे से कार्यकर्ता पे जो गुना कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। कनेरिया जी, आपकी शिक्षा अध्ययन कहाँ रही और आप मुख्य निवासी कहाँ के हैं और आपको गुना विधानसभा से इस बार मौका मिला है, तो ये योग और संयोग कैसे बना? ये बहुत ही रोचक और अच्छा प्रश्न है जो चूँकि आजकल चल रहा है। आदरणीय भाई साहब, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मेरे ताऊ जी सन 1972 में यहाँ सब इंस्पेक्टर बन के आए थे, जो सन 72 से लेकर 80 तक यहाँ रहे। हमारे पिताजी की जॉब सन 75 में यहाँ SF 26 बटालियन में लगी। निरंतर 2013 तक वो यहाँ कंपनी कमांडर के पद से रिटायर्ड हुए। मेरा जन्म गुना में हुआ है 1987 में। मेरा शिक्षा दीक्षा सब गुना में हुई है। न्यू लाइफ पब्लिक स्कूल जाइए, बाल विद्यालय जाइए, शारदा स्कूल जाइए, आप हैं हमारे सरकारी जो महाविद्यालय है क्रमांक 2 वहाँ जाइए, युवा कॉलेज जाइए जहाँ से मैंने BA किया है, LLB मैंने PG कॉलेज से किया है। चूँकि LLM यहाँ से होता नहीं तो उसके लिए मैंने एडमिशन ग्वालियर में लिया था। मेरा निवास शासकीय आवास था, जो पिताजी की जॉब रही है। हम यहाँ SF क्वार्टर में रहते थे, फिर पिताजी का प्रमोशन हुआ तो हम लोगों को आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से, कब मिली और किसके माध्यम से मिली? आदरणीय, मैं शुरू से ही हमेशा लोगों की मदद करने की इच्छा मन में रही है। मैंने हमेशा प्रयास किया कि मैं जिसकी काम आ सकूं, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली होगा। जब मैं स्कूल में था तो लोगों की मदद करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे करके मैं कॉलेज में एंटर हुआ और कॉलेज में जैसे ही एंटर हुआ तो मैं दूसरे व्यक्ति को तैयारी करा रहा था कॉलेज के लिए कि साहब NSY के इलेक्शन लड़ेंगे तो। लेकिन एक्चुअल में उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो सब लोगों ने कहा कि यार फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आप क्या करें, एक काम करो पंकज, आप फॉर्म भर दो। चूँकि मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जैसे ही मेरा फॉर्म भरा गया तो उन सभी छात्रों ने और छात्राओं ने हमें NSY का कॉलेज अध्यक्ष युवा कॉलेज में बनाया। तब से लेकर अभी तक मैं युवा NSY से लेकर यूथ कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से लेकर वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं, निर्वाचित नियुक्त जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं, मैंने पूरी ईमानदारी और पूरी समर्पण भाव के साथ संगठन पर विश्वास करते हुए, संगठन का विश्वास जीतते हुए पूरी ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है। और मेरा जीवन काल यहाँ, मैं 35 वर्ष का हो गया हूँ। मेरे 35 वर्ष में केवल 1 वर्ष ऐसा रहा है जहाँ मैं बाहर रहा हूँ। उसके भी पीछे कारण था कि हमारी दीदी के जो बच्चा था, उस समय जीजा जी जॉब करते थे। उस समय मैं 8वीं क्लास में केवल झांसी पढ़ने गया था। उसके बाद पूरा समय मेरा गुना में ही रहा है। आप गुना शहर के मतदाताओं के लिए एक नए चेहरे के रूप में, एक युवा के रूप में उभर कर राजनीति में आए हैं और आप राजनीति में आए तो क्या आपको किसी से प्रेरणा मिली या आपके कांग्रेस पार्टी की शीर्ष स्तर के जो भी नेता हैं उन्होंने आपको क्या निर्देश दिए? आपको ये राजनीति में आने की मतलब एकदम आपका टिकट फाइनल हुआ? लोगों में एक भ्रांति बनी हुई थी कि किसी बड़े सीनियर को या बहुत पुराने किसी कार्यकर्ता को टिकट कांग्रेस देगी, लेकिन आप एक उभर कर आ गए एक युवा के रूप में। हमारी शुभकामना आपके साथ हैं। तो ये संयोग कैसे बना? सर, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ। हमेशा संगठन की विचारधारा को अपने दिल में रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए हमेशा संगठन के लिए काम किया है, कांग्रेस के लिए काम किया है, जनता के हित में काम करने का प्रयास किया है। मैंने हमेशा, चूँकि संगठन की मुख्य धारा में न रहते हुए जो साइड हीरो होता है, मैंने केवल एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। इसलिए जनता की नज़रें मुझ तक नहीं पहुँची हैं, लेकिन मैं जनता के बीच में हमेशा निरंतर काम करता आया हूँ।
अब बात करते हैं टिकट की, तो आपने देखा होगा कि 2020 में हमने संगठन में NSY से लेकर 2020 तक युवा कांग्रेस में काम करता रहा। उसके बाद जब 2020 में एक कांग्रेस के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ, ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से मन में ये आया कि यदि किसी संगठन के में और संगठन के परिवार के लोग जब संगठन को ही धोखा देकर इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो फिर हम सब लोग जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे विश्वास होगा कि यार हमारा जीवन सुरक्षित है, हमारी पार्टी सुरक्षित है। तो ऐसे तमाम वाक़या देखते हुए हमने भी सोचा कि एक काम करते हैं, संगठन और पार्टी को ज़रूरत है हम जैसे कार्यकर्ता की, तो हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास किया। चूँकि मैं खुद नहीं जानता था कि मैं तैयारी करूंगा, मैं आज कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, ये मुझे कहीं से कहीं तक कोई इमेजिन नहीं था। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया, मैं संगठन में काम करता रहा, पूरी ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास किया। पूरे कार्यकर्ता, पूरे वरिष्ठ नेतृत्व के सारे निर्देशों पर जो भी जिम्मेदारियां दी गई पूरी ईमानदारी से निभाता रहा। फिर बीच में मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी के पास चेहरे तो हैं, लेकिन उन चेहरों में से कोई एक ऐसा चेहरा आए सामने जिससे मैं गुना कांग्रेस को 20 वर्ष के लिए और कार्यकर्ता दे सकूं। उसके लिए एक युवा चेहरा आना बहुत ज़रूरी था। मैं चूँकि ये नहीं कहता कि मेरा ही टिकट हुआ है, नहीं, मेरे से यदि अच्छा योग्य कोई व्यक्ति होता और युवा होता तो मैं भी कहीं ना कहीं उसका समर्थन करता। तो पार्टी के अपने और नेताओं के, वरिष्ठ नेतृत्व के अपने अपने पैरामीटर होते हैं। उस पैरामीटर से वो छन्नी में छान के निकाल के, और उनके भी अपने आकलन, उनके सर्वे रहते हैं, उन सर्वेों के आधार पर ही कोई पार्टी टिकट करती है। उस सर्वे में यदि चूँकि मेरा नाम आया है, वरिष्ठ नेतृत्व ने हम पर विश्वास किया है, तो मैं पूरे वरिष्ठ नेतृत्व को, हमारे आदरणीय राज साहब को, आदरणीय कमलनाथ जी को, वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय हमारे बाबा साहब, छोटे साहब, आदरणीय राष्ट्रीय हमारे खड़गे जी, राहुल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस छोटे से कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर कांग्रेस का मान बढ़ाया ही नहीं है, जबकि जनता में ये विश्वास जताया कि कोई भी छोटा कार्यकर्ता यदि मेहनत करेगा तो कोई भी दल उसे मौका देती है जनता में सेवा करने। बिल्कुल गुना विधानसभा से हमारे पंकज कनेरिया जी साथ में हैं और हम उनसे एक वार्ता कर रहे हैं और एक चर्चा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि गुना विधानसभा के लिए विकास की क्या नीति होना चाहिए। और यहाँ की एक कांग्रेस की शीर्ष स्तर के नेतृत्व ने हमारे पंकज कनेरिया जी पर विश्वास जताया है, तो निश्चित तौर पर कई उम्मीदें हैं हमारे मतदाताओं को कि एक युवा वर्ग से निकलकर एक ऐसा चेहरा आया है जो जनता के बीच में काम करने की लगन रखता है। ऐसी बहुत सारी हमें और भी प्रश्न हैं जो हमारे मतदाताओं के हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम पूरी चर्चा आपकी कनेरिया जी से करवा रहे हैं। कनेरिया जी, आप हमें ये बताएं कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार मात्र 15 महीने के अंदर उनका कार्यकाल रहा। भारतीय जनता पार्टी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना करवट बदला और वो भी भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हुए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े नेता थे वो कांग्रेस पार्टी के, फिर बीजेपी में चले गए, आपकी सरकार चली गई पार्टी की। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जब समीकरण ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ में इस प्रदेश में काम कर रही है, उस विषय को लेकर आपका क्या कहना है? भाई साहब, मैं सबसे पहले ये कहूँगा, किसी पार्टी को मजबूत कोई बनाता है तो वो जनता बनाती है। आपने जो जनता के मुद्दे जो जनता के बीच रखे, उनकी समस्याओं के बीच खड़े हुए, कहीं ना कहीं उन मुद्दे पर भाजपा की सरकार पिछले 20 वर्षों पर उनका विश्वास नहीं जीत पाई है, जनता की सेवा नहीं कर पाई है। आप ऐसे तमाम मुद्दे देख लीजिए। यदि हम बात करें पर्टिकुलर, हम गुना की बात करेंगे और गुना विधानसभा की बात करेंगे, तो हमारे आए दिन जो विधायक रहे हैं इससे पहले 2003 से लेकर अभी तक, उन्होंने ऐसा कोई विशेष योगदान नहीं दिया जो युवाओं के लिए और हमारे शहर के लिए एक मिसाल हो, एक उदाहरण हो कि लोग कहें कि नहीं यार, विधायक जी के कार्यकाल में ये काम बहुत अच्छे से हुआ है। जबकि आप आए दिन ये देख रहे हैं कि विकास व्यक्ति कोई काम करता है गुना के क्षेत्र में या गुना के लिए कोई काम करता है, तो ये देखा जाता है कि साहब उसमें भ्रष्टाचार कितना होता है। साहब, यदि हम एक और बात करें कि साहब आप यदि 20 साल से यहाँ शासन कर रहे थे तो जनता का विश्वास आप जीत रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं जनता ने जो 20 साल आप पे शासन करने के लिए विश्वास जताया है, उन्हीं जनता ने आपको नाकारा साबित कर दिया और जनता इस मूड में है सत्ता को उखाड़ फेंकने का और भाजपा को मध्य प्रदेश से खदेड़ने का। क्योंकि जनता ने जो 20 साल में अत्याचार सहे हैं, जो महंगाई सही है, जो बेरोज़गारी युवाओं पर आप देखने जा रहे हैं,
शिक्षा नीति, हर प्रकार के बजटों को तुमने इस प्रकार से बढ़ा दिया गया है। आप यूँ ही देख लीजिए, हम बात नहीं करेंगे केंद्र सरकार पे या इस पर, आप ये देख लीजिए कि व्यापारी वर्ग भी परेशान है। आप एक महीने में 3 बार GST भरवा रहे हैं साहब। ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। जनता पे इतना आपने बोझ डाल दिया है कि आप बात करें मध्य प्रदेश के कर्ज 3.5 लाख हज़ार करोड़ का कर्ज तुमने लाद दिया है, तो मध्य प्रदेश के भविष्य को आप किस ओर ले गए हैं, ये प्रश्न है। तो इससे ये नज़र आता है कि आपने काम नहीं किया, आपने केवल वादे किए, उनसे झूठी ढकोसली योजनाएं चलाई, जनता को लुभावने वादों में उलझाए रहे, लेकिन आखिरकार 5-5 साल करके आज आपने 20 साल निकाल दिए, जिसमें से 18.5 वर्ष जो हैं वो मूल भाजपा के रहे हैं, जिसमें से हमें मौका मिला था 15 महीने शासन करने का, जनता के बीच में सेवा करने का। तो उन 15 महीनों में कांग्रेस ने वो काम किए हैं जो ये 15 साल में नहीं कर पाए। तो आप ऐसे देख लीजिए, जनता का पुनः ये विश्वास बन गया है। 2003 का कार्यकाल, 2003 से पहले का कार्यकाल और ये 1.5 साल की सरकार का कार्यकाल देखते हुए उन्होंने समझ लिया है कि जनहितैषी और जनता के मुद्दों पर खरे उतरने वाली कोई सरकार है तो वो कांग्रेस सरकार है। आप मुझे बताएं कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल यानी 10 साल कांग्रेस को दिया, उस 10 साल के बाद में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, उन्होंने लगातार राज किया, यहाँ पर लाडली बहना योजना, कन्या योजना, कई योजनाएं चलाई। उसका कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव साइन देख रहे हैं बीजेपी का कि जनता के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाई है। आप देखें कि इन्होंने जो भी योजना चलाई हैं उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए, क्योंकि योजना चलती तो है प्रदेश से, घोषणा तो हो जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये जनता अच्छे से जानती है। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे किसी प्रकार की कोई योजना है, ये संपूर्ण योजना को ज़मीन तक नहीं ले जाते। इसके पीछे भ्रष्टाचार, घोटालेबाजी इतनी हो जाती है कि जो उसमें ही गिर जाते हैं। आज इनकी ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा सकता है। जनता इनकी हर योजना को लेकर इन्हें घेरे हुए हैं कि आपने ये योजना चलाई, इसके पीछे आपने ये भ्रष्टाचार कर दिया। ऐसे तमाम सारी योजनाएं हैं जिसमें यदि अगेंस्ट सरकार बनती है तो इनकी योजनाओं के वो खुलासे होंगे जो जनता को तब मालूम चलेंगे कि आगे इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शुरुआत अगर देखा जाए तो राजीव गांधी जी जिस टाइम प्रधानमंत्री थे वो कहते थे जब मैं 1 रुपया केंद्र से पहुँचाता हूँ तो मात्र 15 पैसे लोगों के खाते में जाता है और 85 पैसे लोग भ्रष्टाचार कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में रही है जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी। देखिए उस समय जो देश की व्यवस्था और थी वो इतनी गतिशील नहीं थी। 2020 से 2003 तक जो देश को कांग्रेस आगे लेके आई है, आप बनी बनाए देश की आर्थिक स्थिति को आपने कहाँ खड़ा कर दिया है, ये महत्वपूर्ण बात है। हम कभी माइनस में नहीं गए, हमने कभी जीवन में अपनी जीडीपी माइनस में नहीं देखी। आप देख रहे हैं प्रदेश में और देश में आपकी जीडीपी माइनस में चली गई है। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है साहब। आपने प्रदेश में तो कर्ज ले रखा है, राष्ट्र में तो कर्ज ले रखा है। इस वजह से जनता जो बोझ झेल रही है महंगाई के रूप में, आप वसूल किससे कर रहे हैं साहब? आप देखो आज प्याज के दाम देख लो साहब, आप वो उसके क्या बोलते हैं अपने ऑयल के दाम देख लीजिए साहब, हैं डीजल पेट्रोल के दाम देख लीजिए। ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें हैं इनके दाम देख लीजिए। आप जनता को कुछ देना नहीं चाहते, केवल जनता को लूटना चाहते हो। बिल्कुल आप एक योजना चलाते हो तो दूसरी चीज़ पर आप महंगाई बढ़ा देते हो। कहने का मतलब ये है कि आप जनता का पैसा जनता में ही देना चाहते हो, उसमें भी आप भ्रष्टाचार, ये कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और हमारी गुना विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज कनेरिया जी से सीधी चर्चा चल रही है। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद में ये चर्चा हम जारी रखेंगे और भी ऐसे कई प्रश्न पूछेंगे जो मतदाताओं के लिए और गुना की विधानसभा क्षेत्र की जनता के विकास के लिए जो प्रश्न ज़रूरी हैं वो हम पूछेंगे। कनेरिया जी हमारे बीच में, छोटे से ब्रेक के बाद में फिर आपसे बातचीत। आज की आवाज़ हमारे चैनल पर हम विधानसभा के हर उस प्रत्याशी से बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत करने के बाद आपके विकास के लिए उनके दिल और दिमाग के अंदर क्या योजना है सरकार की या सरकार के जो प्रत्याशी हैं उनकी, या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अदर कोई दल हो, हम हर उस प्रत्याशी से बात करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार आपके विकास के लिए उनकी क्या योजना है। अभी हमारे बीच में हैं
गुना विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज कनेरिया जी हमारे बीच में हैं। अभी हमारी उनसे चर्चा चल रही है। पंकज जी, अभी आप हमें ये बताएं कि गुना विधानसभा में आपके दिमाग में ऐसी क्या मूलभूत योजना है विकास की जो आप अपने मतदाताओं को बताना चाहते हैं? सबसे पहले यहाँ हम ट्रैफिक की बात करेंगे तो आप ट्रैफिक देख ही रहे हैं साहब। यहाँ जो नगर पालिका द्वारा जो ठेके दिए गए कंपनी को, उन्होंने रोड को जाल बना दिया है साहब। यहाँ आदमी निकल नहीं पा रहा है। पिछले 5 वर्षों से काम चल रहा है, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं सफलता उसमें कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है। चाहे वो आप गैस पाइपलाइन डाल रहे हो, चाहे आप पानी के लिए डाल रहे हो या सीवर लाइन डाल रहे हो, उसमें पूर्ण रूप से असफल हैं आप। अब बात करते हैं आप मंडी व्यापारी परेशान हैं। आज आप मंडी में जाइए तो मंडी में केवल 100 ट्रैक्टर ऐसे हैं जो केवल 100 ट्रैक्टर भी कभी नहीं कहेंगे साहब, 50 ट्रैक्टर ऐसे हैं जो छत के नीचे खड़े हुए हैं गल्ला भरकर, और बाकी ट्रैक्टर साहब मैदान में। यदि बारिश हो जाए तो किसानों को कितना नुकसान होगा, इस पर विचार कीजिए। हम सुबह गए थे मंडी, सब्जी मंडी, तो वहाँ पता नहीं चलता साहब, वो स्थायी मंडी की बात कर रहे हैं साहब। वहाँ आप 10 सीट करा दीजिए साहब, वहाँ आप उनके हित में निर्णय लीजिए। आप हर साल 5 साल के लिए ये कहते हैं हम किसानों के लिए ये करेंगे, मंडी व्यापारियों के लिए ये करेंगे, आपने कुछ नहीं किया। आप बात करते हैं हर साल रोज़गार की, आपने गुना में कोई सी फैक्ट्री, कोई सा ऐसा कारखाना नहीं लगाया जिसकी वजह से आप युवाओं को कुछ रोज़गार दे सकें। और तो और आप शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए साहब, आए दिन लड़के इंदौर, कोटा या अन्य शहर में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। उन गरीब परिवारों से पूछिए ना, जो बेचारे कैसे उन अपने परिवार के बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ाते हैं। वो अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, फसल बेच रहे हैं और अपने आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आपने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब बात करते हैं आप महंगाई, तो महंगाई तो हर वर्ग के लिए है, लेकिन महंगाई का कारण क्यों है? महंगाई का कारण ये है कि आपने जो तमाम योजनाएं चला रखी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से आपका आर्थिक बजट घाटे में पड़ा हुआ है। तो योजनाएं आप कर्ज लेकर किसी प्रकार को यदि मैं कर्ज लेकर किसी को रोटी खिलाता हूं तो ये कहीं ना कहीं आप परिश्रम करें, आप उसको रोज़गार दें तो कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलेगा। हम बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य की। आप स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देख लीजिए। इस शहर में ज़रा सा मेजर कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, जी, तो सर कहीं किसी को ग्वालियर भागना पड़ता है, कहीं भोपाल भागना पड़ता है। जबकि हमारे यहाँ 1000 से ऊपर पलंग का हॉस्पिटल है यहाँ, जो आसपास के ज़िले में नहीं है। लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं देख लीजिए ना, तो ये समझ में आता है कि आपने 20 साल में किया क्या है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। नगर पालिका में लोग परेशान होते रहते हैं, तहसील में लोग परेशान होते हैं। अभी नगर पालिका की आपने बात करी, पिछला चुनाव नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बहुत अच्छे पिंकू शर्मा जी जो मतलब आपके दावेदार थे, लेकिन किसी न किसी कारण से मत होने के बाद भी, एक पूरी संगठन का पूरी ताकत होने के बाद भी नगर पालिका में आपका कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बैठ पाया सर। हाँ, एक निर्दलीय अध्यक्ष बैठा। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ लोगों ने प्रयास किया था कि इस बार कांग्रेस की नगर पालिका बनेगी। चूँकि नया संगठन था हमारा, कहीं ना कहीं नए संगठन में हम उन लोगों पे जजमेंट सही नहीं बैठा पाए हैं जो होना चाहिए था। आइए सर। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रयास किया जी। और तो और छोड़िए साहब, जब नगर पालिका के फाइनली इलेक्शन हुआ अध्यक्ष जी के लिए, तो आपने देखा होगा कि भाजपा 3rd फ्रंट पर रही। यहाँ पे जो निर्दलीय और हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी जो था वो पर्ची के माध्यम से इलेक्शन का रिजल्ट हो पाया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आप इस पर विचार कर सकते हैं कि साहब हमने ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी कि वहाँ पे भाजपा 3rd फ्रंट पे पहुँच गई। और आज भी आप देख रहे हैं, मुझे अभी सुनने में आया है कि गुना सीट को लेकर इतना संशय है उनके दिमाग में कि वो मोदी जी सवाल लेने आ रहे हैं। तो आप जब विकास की बात करते हैं, आप जनता के हित की बात करते हैं, आपके पास नगर पालिका आपके पास है, लोकसभा आपके पास है, विधायक आपके पास है, सरकार आपकी है, तो जनता के हित में आपने क्या किया है? जबकि आपके ही सरकार के कुछ मंत्री ऐसे हैं जो 4 साल 10 महीने मेहनत करते हैं, वो 2 महीने वो घर पे रहते हैं। वो कहते हैं साहब 4 साल 10 महीने हमने जनता की सेवा की, आपकी सेवा की, तो अब 2 महीने आप हमें दीजिए। तो आपका नेता ऐसा क्या है कि साहब हर बार वोट मांगने जाता है? आप किसके नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं? धर्म के नाम पर, जात के नाम पर? नहीं सर, जनता समझ चुकी है कि आपने जो भी विकास के मुद्दे, जो अन्य मुद्दे जो चलाए हैं, वो जनता पे कहीं ना कहीं आप विश्वास खो चुके हैं। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना
योजना निकाली और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं अपनी योजनाओं से। तो क्या कांग्रेस पार्टी के पिटारे में कोई ऐसी योजना है जो महिलाओं को आकर्षित कर सके? एक्चुअली मैं माताएं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ। ये भी उनके पीछे एक सोची मुझे समझौती रणनीति है उनके दिमाग में। उन्होंने कहा कि अब हम व्यक्ति को, चूँकि क्या है कि जो महिलाएं होती हैं उसमें से 90% ऐसी महिलाएं होती हैं जो राजनीतिक रूप से वो कॉमन सेंस नहीं रखती हैं जो राजनीतिक व्यक्ति, जो एक आम व्यक्ति सोच लेता है। क्योंकि राजनीति हमेशा पारिवारिक राजनीति अलग होती है और ये जो राजनीतिक राजनीति होती है वो उसका विचार अलग होते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि हम किस प्रकार से योजनाएं आपकी फेल हो रही हैं, विकास के नाम पर आप फेल हो रहे हो, हर तरीके से आप फेल हो रहे हो, तो अब एक काम कीजिए, अब आप महिलाओं को प्रलोभन दीजिए साहब। क्योंकि महिलाएं ऐसी होती हैं कि महिलाएं हमेशा ये सोचती हैं कि हमें डायरेक्ट लाभ कौन दे रहा है, जबकि हमारी माताएं बहनों को ये सोचना चाहिए कि आपके बच्चे परेशान हैं, शिक्षा का बजट बढ़ा दिया है, व्यवस्थाएं बढ़ा दी हैं, बच्चे आपके कैसे रह रहे हैं, क्या 1000 रुपये में वो ख़रीद लिया है आपको? क्या आज अपने पति या पिता से पूछिए कि वो कैसे घर चलाते हैं, 1000 से कुछ नहीं होता। और वो भी 1000 में उन्होंने क्या किया है, जो वृद्धा पेंशन होती थी, अन्य ऐसी योजनाएं होती थी, उन्होंने 3 महीने से 4 महीने से उनको पैसा नहीं दिया, वो पैसा आपको वो दे दिया। कई ऐसे बजट के कार्य थे उसका पैसा रोककर आपको दे दिया है। अब चुनावी थे, ये जो योजना चालू की थी वो हमारे हिमाचल और कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था उन्होंने वहाँ लागू किया। उन्होंने सोचा कि ये योजना तो महिलाओं को पसंद आ जाएगी, है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आनंद फानंद में उनकी मध्य प्रदेश में ये काम कर दो, नहीं तो 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे वहाँ हमारी स्थिति, क्योंकि उनके पास अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जिसकी वजह से ये सरकार बनाने का दावा करते हूँ। कनेरिया जी से हमारी लगातार चर्चा जारी रहेगी और हम कई प्रश्नों पर, कई मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि युवा वर्ग से आते हैं, काफ़ी लगनशील हैं, जुझारू हैं, बुद्धिजीवी हैं, एडवोकेट हैं और कहीं ना कहीं हमारे गुना विधानसभा को एक ऐसा शिक्षित वर्ग से, एक ऐसा युवा ऊर्जावान नेता चाहिए। तो वो सारी एबिलिटी, काबिलियत हम देख रहे हैं कि पंकज कनेरिया जी में हमें दिखाई दे रही हैं। निश्चित तौर पर मतदाता भी इन चीज़ों को समझेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं पन्ना लाल साक्य, पिछली बार विधायक रहे, काफ़ी अच्छे मतों से उन्होंने विजय हासिल की थी। हम इस विषय पे भी उनसे चर्चा करेंगे और कुछ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे से बातचीत आपकी करवाएंगे पंकज कनेरिया जी से। एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर आपसे एक मुलाकात है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुना विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज कनेरिया जी से। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हमें करना चाहिए और जनता को जानना चाहिए, लेकिन अभी हम एक प्रश्न उनसे ये करते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पिछली बार वो विधायक रहे हैं यहाँ पर, इससे पहले गोपीलाल जाटव जी से पहले काफ़ी अच्छे मतों से उनकी विजय रही इस गुना में। उन गुना के मतदाताओं ने काफ़ी विश्वास उन पर जताया और एक शिक्षित वर्ग से हैं, टीचर हैं और बहुत सरल सादा स्वभाव के व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उन पर विश्वास जताया। आप उनके बारे में क्या मतलब विचार रखते हैं? व्यक्तित्व तो ठीक है, लेकिन उनकी कार्यशैली के बारे में, उनके काम के बारे में क्या आपके प्रश्न बनते हैं? सबसे पहले मैं गुना की जनता से ही पूछता हूँ कि एक ऐसा विधायक जो 2013 में 45,000 प्लस मतों से जीता, जनता ने पूर्ण विश्वास जताया, ऐसा क्या कारण हुआ कि 2018 में उनका टिकट काट दिया गया? या तो वो जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए, या जनता के बीच में उनकी छवि खराब हो गई और उनकी कुछ बयानबाजी भी ऐसी रही जैसे हम भाजपा सरकार हमेशा महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन हमारे सम्मानीय विधायक महोदय ने ये कहा था कि लड़कियां हमेशा 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड क्यों बनाती हैं, ये उनको पता है साहब। हमारे ऐसे नेता हैं, उनको ये पता नहीं कि गुना में करना क्या है, जनता के लिए करना क्या है, लेकिन उन्हें ये पता है कि लड़कियां 4-4 बॉयफ्रेंड क्यों बनाती हैं। यहाँ पे आप मान और सम्मान की बात करते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों पे आप प्रश्न करते हैं। आपको जनप्रतिनिधि चुना है आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं चुना। ये व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होती है, लेकिन आपका इस प्रकार से प्रश्न करना, इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करना, कई ऐसे बयानबाजी दी हमेशा। यदि कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है काम करवाने के लिए तो कहते हैं नहीं यार मुझे पता नहीं। अरे यार आपको पता नहीं, जनता, आप गुना का नेतृत्व कर रहे हैं, विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको पता नहीं फिर किसको पता होगा?
ऐसे ही कई कारण रहे उनके ऊपर कि वो 5 साल में जनहित मुद्दों पर असफल रहे और जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए। जब उनकी सर्वे रिपोर्ट मांगी गई, जनता ने उन्हें नाकार दिया गया, इसलिए उन पर विश्वास संगठन ने नहीं किया। लेकिन इस बार फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताते हुए उनको टिकट दिया है। इस बार काफ़ी अटकलों के बाद में उनका टिकट फाइनल हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है उनको, जनता ने उनकी मांग नहीं की, क्योंकि जनता के उनके पूर्व के 5 साल के कार्यकाल से त्रस्त होकर ऐसे व्यक्ति। मैं तो एक ही प्रश्न करूँगा, चूँकि हम विपक्ष में हैं, वो सत्ताधारी सरकार में हैं, हम ये बात करते हैं कि जब आप युवाओं की बात करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई कर्मठ कार्यकर्ता नहीं था? इतने लंबे अरसों से बहुत सारे युवा हैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए काम कर रहे हैं और उन्हें ये विश्वास है कहीं ना कहीं भाजपा संगठन में उन्हें मौका मिलेगा गुना का नेतृत्व करने का, यहाँ से प्रत्याशी बनाने का। लेकिन लास्ट टाइम तक अटकलें चलती रहीं और फिर एक जनता के ऊपर ऐसा व्यक्ति थोप दिया गया जिसने 5 वर्ष कुछ नहीं किया। अब आपने ऐसा किया है तो जनता इसका जवाब देगी साहब। लेकिन ऐसा माना जाता है कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे लोग थे जो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पंकज कनेरिया ही क्यों ऐसे कुछ नाराज़ व्यक्ति भी हैं आपकी पार्टी में जो टिकट न मिलने के कारण अपना रोष, अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन पंकज कनेरिया बीच में कैसे आए? नहीं, चूँकि ऐसा मैं अभी पूर्व में भी बोल चुका हूँ कि आप बात करें एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि पार्टी में कई ऐसे दावेदार होते हैं जो अपनी अपनी बात रखते हैं टिकट मांगने के लिए। बहुत सारी अटकलें, बहुत सारी छानबीन, बहुत सारे सर्वे चलते रहते हैं। एक जनता का सर्वे होता है, पार्टी का भी सर्वे होता है, ऐसे तमाम सर्वे होते हैं। उन सर्वेों के आधार पर टिकट होता है साहब। तो जब जनता का सर्वे हुआ उस पर क्या रिपोर्ट गई, संगठन का सर्वे क्या हुआ उस पर क्या रिपोर्ट गई, हमारे व्यवहार को लेकर हमारे तमाम ऐसी चीज़ें जो उन्होंने नापतोली की होगी, जो मैंने कहा कि संगठन का भी एक पैरामीटर होता है, जब उस पैरामीटर से व्यक्ति को उसके हर मापदंड को नापा जाता है, उस मापदंड के तहत ही कोई संगठन। बाकी अब कनेरिया जी आपकी उम्र मात्र 35 वर्ष है और लोगों को अपने जीवन का कई लंबा समय राजनीति में गुजारते हुए हो गया, लेकिन कभी कभी पार्षदी का टिकट भी नहीं मिल पाता, लेकिन आपको इतनी कम उम्र में विधायक का टिकट मिल गया और इतनी राष्ट्रीय पार्टी से, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आप लक कहेंगे या ईश्वरी कृपा कहेंगे या आपकी कर्मठशीलता कहेंगे? ये जनता का आशीर्वाद है और टिकरी सरकार का आशीर्वाद है, हमारी 20 भुजी मैया का आशीर्वाद है कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं ने निरंतर मेहनत करते रहे। तो कभी ये नहीं सोचा कि हम पार्षदी लड़ेंगे या विधायक लड़ेंगे, हम तो निरंतर अपनी गतिशील और कार्यशैली में लगे रहे। लेकिन मैं उन वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ नेतृत्व को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने पार्टी के हित में सोचकर ये निर्णय लिया, क्योंकि कई वर्षों से संगठन और सत्ता से दूर पार्टी हमारी 20 वर्ष हो गए, 1.5 सालों को छोड़ दिए, 18.5 वर्ष से संगठन सत्ता से दूर है। तो हम अगली पीढ़ी को कैसे जोड़ेंगे? एक पीढ़ी जो कांग्रेस के साथ काम किया है वो पीढ़ी बूढ़ी हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है, वो मार्गदर्शक मंडल भूमिका में है, लेकिन संगठन के लिए मेहनत कौन करेगा? जनता के विश्वास पर और जनता के मुद्दों को लेकर, उनको मुद्दों को लेकर लड़ेगा कौन? यदि आप भी अच्छे से जानते हैं, सब लोग अच्छे से जानते हैं कि एक युवावस्था में एक व्यक्ति की जो एज होती है लोगों के लिए काम करने के लिए, खुद के लिए काम करने के, 30 से लेकर 50 साल तक की होती है। यदि पार्टी ने हमें 35 वर्ष में यदि ये मौका दिया है तो कहीं ना कहीं उनके पीछे ये मंशा रही होगी कि इसको जनता के बीच में भेजो, इसकी जो ऊर्जा है ना वो जनता के मुद्दों पे जनता की आवाज़ बने और जनता की समस्याओं को हल करने में कहीं ना कहीं ये सकारात्मक भूमिका से काम करेगा। जब सकारात्मक भूमिका में काम करेगा एक छोटा सा कार्यकर्ता, तो कहीं ना कहीं संगठन हमारा विस्तार में जाएगा और पार्टी का गिराव बढ़ेगा, लोग बाग विश्वास करेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर अधिक से अधिक काम हो सकेगा, जिससे जनता प्रसन्न रहेगी और जनता के मुद्दे पर ईमानदारी से लड़ा जा सकता है। यदि यही, मैं चूँकि उम्र पे किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं रखता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये 40 या 45 वर्ष संगठन में काम करने के बाद यदि किसी को मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं 1% ये दिमाग में ये रहता है कि हो सकता है ये मेरा पहला और आखिरी मौका हो, तो उस ऊर्जा के साथ वो चुनाव नहीं लड़ पाता। बहुत सारी मंशाएं उसके दिमाग में, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, लेकिन हमें न पाने का डर है न खोने का डर है। हमें तो केवल जनता के लिए जो मैं कर पाऊँ, जनता की जो सेवा कर पाऊँ,
ये मेरा उद्देश्य है। जनता अपना आशीर्वाद देगी, मैं उसको स्वीकार करूँगा। यदि जनता अपना आशीर्वाद देने में कहीं ना कहीं चूक करती है तो भी मैं जनता के बीच दुगनी कार्यशैली के साथ काम करूँगा और जनता के मुद्दों को उठाता रहूँगा, जनता की सेवा करता रहूँगा। बिल्कुल, पंकज कनेरिया जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने युवा पर विश्वास जताया है और युवाओं को लेकर जनता के बीच में आना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए पंकज कनेरिया हमारे गुना विधानसभा से लड़ रहे हैं और जनता के बीच में आए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता को विश्वास में लेने की कोशिश की जा रही। कमलनाथ सरकार, यहाँ की युवाओं को बहुत कम मौका मिला है, महिलाओं को भी मौका वहाँ मिला है, लेकिन युवा वर्ग से ये गुना का सौभाग्य माने कि सबसे कम उम्र के एक विधायक प्रत्याशी के रूप में पंकज कनेरिया उभर कर आए हैं। अब हम इस चर्चा को कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर विराम देंगे। शास्त्री पार्क से बोल रहे हैं। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मारक है और 1905 से लेकर 1966 तक जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले कांग्रेस पार्टी के लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश की जनता को एक अलग ऊर्जा दी और युवा को एक अलग शक्ति दी। आज उसी तर्ज पर कांग्रेस पार्टी भी है। कहीं ना कहीं पंकज कनेरिया को गुना विधानसभा से टिकट देकर युवा में ऊर्जा भरने की कोशिश की है। पंकज जी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर यहाँ की हम एक अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास का, इजराइल और हमास के युद्ध में फ़िलिस्तीनियों का सहयोग आपके शीर्ष स्तर के नेता सोनिया गांधी जी ने किया। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनियों का हमें सहयोग करना चाहिए, वो सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा रहा है गाज़ा में जो हमास के लड़ाकू हैं वो आतंकवादी लोग हैं। पूरा विश्व उसे मान रहा है और इजराइल उसके खिलाफ अटैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता फ़िलिस्तीनियों का सहयोग कर रहे हैं, तो हमारे देश की जनता में क्या संदेश जाएगा? नहीं, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि कई भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे वरिष्ठ नेतृत्व पर जब आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो हकीकत में कुछ और ही होता है। जैसे कि कई मुद्दों को लेकर जब हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी पर आरोप लगाए गए तो उनने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो वहाँ बहुत सारी अटकलें ख़त्म हो गई कि वाकई में कोई राष्ट्रीय नेता है जो देश के हित में सोचता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि ऐसी है कि जब वो किसी राष्ट्र में अन्य राष्ट्र में जाता है तो उस राष्ट्र की पूरी मीडिया उसको कवरेज के लिए पहुंचती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो जिस प्रकार से उन पे आरोप लगाए जाते हैं, जबकि वो भारत का ऐसा परिवार है जो केवल राष्ट्र हित में सोचता है। इसलिए इस प्रकार की जो बातें सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जिनका मैं हमेशा विरोध करता आया हूँ। लोग बाग उन्हें तो हमारे नेता को पप्पू कहा, लेकिन उसने बता दिया कि पप्पू नहीं, हम वो व्यक्ति हैं जो राष्ट्र हित में सोचते हैं, जनता के हित में सोचते हैं। और देश ने और देश की जनता ने यदि ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व सौंपा तो ये मान लीजिए कि जो समझदार और शिक्षित वर्ग है ये वो काम देखेगा, वो विकास देखेगा जो वर्षों वर्ष व्यक्ति ने नहीं देखा होगा, जनता ने नहीं देखा होगा। जनता ने नहीं देखा होगा और पूरे विकास और पूरी योजना और अपने वादों के साथ में पंकज कनेरिया जी हमारे बीच में हैं। अपने गुना शहर के मतदाताओं को आप क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले मैं गुना की हमारे परिवार की जनता को, हमारे सभी माताएं बहनों, हमारे चाचा ताऊ, भाई बंधु मित्रों को मैं केवल यही विनती और प्रार्थना करता हूं कि गुना को ऐसा पहली बार मौका मिला है जब आपके ही परिवार का, आपके ही गुना की माटी का बेटा कांग्रेस राजनीति के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने गुना का विधानसभा प्रत्याशी बनाया है। वो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, वो प्रत्याशी है गुना का, गुना की जनता का, टेकरी सरकार का। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, जनता का और जनता की सेवा करने का हमें आप मौका देते हैं, तो यकीनन ये मान लीजिए मैं एक पार्टी का ऐसा छोटा कार्यकर्ता हूँ जिसने कभी नहीं सोचा ये कल क्या होगा। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि मैं आज क्या कर सकता हूँ। मेरे मन में भी हमेशा यही रहता है कि मैं आज जो कुछ कर पाया हो सकता है वो मेरे कल काम आए। जब मैं कल करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे वो कल कब काम आए। तो मैं हमेशा इसी परिपाटी के साथ जीवन यापन करता हूँ। और मैं पुनः एक बार गुना की जनता से, हमारे सभी परिवार, गुना के परिवार को मैं केवल एक ही विनती और प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको ईश्वर पर भरोसा है
तो इस बेटे पर भी भरोसा कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने यदि इस छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है और वो विश्वास मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि केवल विश्वास है आपकी सेवा करने का मौका। यदि आप हमें सेवा करने का मौका देंगे तो निश्चित ही आप जो हमें आशीर्वाद देंगे उस आशीर्वाद को हम विश्वास समझकर उस उम्मीद से आपकी सेवा करने में लग जाएंगे। जो आप हमें नेतृत्व करने का मौका देंगे तो ये मान लीजिए आप, हम शहर में और गुना के लिए वो देखना चाहते हैं जो वाकई में गुना के लिए होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः गुना की जनता से, गुना के परिवार लोगों से मैं केवल एक ही निवेदन करता हूं कि आपके इस बेटे और इस भाई को एक बार मौका दीजिए अपनी सेवा करने का। यकीनन मान लीजिए टेकरी सरकार के आशीर्वाद से, आपके विश्वास में, आपके सहयोग में, आपकी क्या बोलते हैं मदद में, आपके हर सुख दुख में आपका ये बेटा आपके साथ खड़ा मिलेगा, ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। धन्यवाद। पंकज कनेरिया जी हमारे बीच में थे। हमारे आज की आवाज़ चैनल पर हम हर उस प्रत्याशी से आपकी बात करवाएंगे जो आपके बीच में वादे और विकास की बात करते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं अपना बेटा पूरी गुना शहर की जनता के लिए पंकज कनेरिया जी ने कहा और टेकरी सरकार का आशीर्वाद भी कहा, तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि जनता जब मत देने जाएगी तो प्रत्याशी किस योग्य है और किस योग्य नहीं है उसको देखने के बाद ही अपना मत देगी। हम आज की आवाज़ चैनल पर आपको रूबरू करवाते रहेंगे हर उस प्रत्याशी से जो आपके विकास की बात करते हैं, क्योंकि प्रश्न करना हमारा अधिकार है और जवाब देना उनका काम है जो आपके विकास के लिए वादे की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रघुवंशी, हमारे कैमरामैन अभी कुशवाहा और अविराज करोशिया के साथ में। थैंक यू। चुनावी दंगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज की आवाज़ चैनल पर। मैं दीपक रघुवंशी। हम बात करवाना है गुना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कांग्रेस से पंकज कनेरिया जी से। पंकज कनेरिया जी, अभी कहीं ना कहीं पब्लिक के गलियारों में ये बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठ रही है कि आप पैरासूट वाले कोई प्रत्याशी हैं। ये कहाँ से आसमान से उड़ के कोई एक ऐसा प्रत्याशी आ गया पैरासूट पहनकर कि जो लोगों ने 50-50 साल इस कांग्रेस पार्टी को दिए, उन लोगों को मौका पार्टी ने नहीं दिया और कहीं ना कहीं पंकज कनेरिया को मौका दे दिया और पैरासूट वाला कोई प्रत्याशी आपको बोल रहे हैं। देखिए, ये अपने अपने लोगों की अभिव्यक्ति है, उनकी ऐसी आरोप प्रत्यारोप हैं। जबकि पूर्व में जो हमने यहाँ गुना में जो बचपन से हमारे साथ पढ़े हैं, आप उन लोगों से पूछिए। आप उन स्कूलों में जाइए जहाँ मैं पढ़ा हूँ, उन कॉलेजों में जाइए जहाँ मैं पढ़ा हूँ, आप उन लोगों से बात कीजिए जो मुझे जानते हैं। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ, तो मैं कोई बिजनेस व्यापारी या कोई नेता का बेटा रहा नहीं हूँ कि मैं चर्चित एक ऐसा चेहरा हूँ जो लोगों की नज़र में रहा हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा इस बात से डर चुकी है कि यदि कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी उतारा है तो जनता उनको आशीर्वाद देगी। और आप देख रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी को, मैंने पूर्व में भी ये कहा, क्या भाजपा के पास युवा कार्यकर्ता नहीं था? उनको मौका मिलना चाहिए था ना। यदि रिपीटेड जनता एक बार ही अस्वीकार कर चुकी है, फिर उसको मौका देना तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ धोखा होगा। और आपके साथ में पैरासूट वाला प्रत्याशी जोड़ा जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पैरासूट का प्रत्याशी नहीं, देखो हर पैरासूट का प्रत्याशी केवल इसलिए जोड़ा जा रहा है, मैंने आप में पूर्व बताया, यहाँ से 50 साल पहले मेरे ताऊ जी यहाँ आए। 50 साल, जब भारतीय संविधान में ये लिखा होता है कि कोई भी नागरिक जब 5 साल कहीं भी स्थायी निवास के रूप में रहता है तो उसकी वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। तो यहाँ तो मध्य प्रदेश ग्वालियर से आए हुए हमारे ताऊ जी 1972 में, मेरे पिताजी की जॉब लगी यहाँ 75 में, और जिस लड़के का जन्म होता है यहाँ सन 87 में और 87 से लेकर 2023 तक उसका जीवन यापन शिक्षा दीक्षा यहीं होती है, उस व्यक्ति को यदि पैरासूट बता दिया जाता है। 15 वर्षों मैंने कांग्रेस संगठन में काम किया है, NSI से लेकर अब तक काम किया है, तो ये मंशा दर्शाती है कि आप डरे हुए हो। युवाओं से, केवल पंकज कनेरिया से डरे हुए नहीं हैं। युवा वो शक्ति है जो भविष्य को बदल सकती है। तो आपने ये विचार किया और जिन लोगों ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं वो निराधार हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। मैं तो केवल ये बात कहूँगा कि पैरासूट का प्रत्याशी कौन होता है। आपने देखा होगा पन्नालाल जी के पिताजी जो है ना, वो कहाँ के हैं, विचार कीजिए, वो भी मुरैना ज़िले के किसी उससे आते हैं। तो ये कुछ नहीं होता। हमारी जन्मभूमि यहाँ रही है, हमारी कर्म भूमि यहाँ है,
तो आप मुझे पैराशूट प्रत्याशी कैसे मान सकते हैं? हाँ, आप जनता के मुद्दों की बात कीजिए। आप यदि मैं पैराशूट का प्रत्याशी हूँ या किसी प्रकार के, तो ये इसका जवाब जनता देगी ना। जो भाजपा के कार्यकर्ता और अन्य लोग जो पैराशूट का प्रत्याशी मुझे मान रहे हैं, ये तो आप स्वीकार कर लो ना उसको, और आप जनता पे ये आरोप ना लगाते हुए जनता से ये कहिए ना कि साहब यदि वो बाहर का व्यक्ति है तो यार उसको क्यों विश्वास। अच्छा, मैं 35 साल यहाँ रहा, मैं इन लोगों के बीच में रहा, 15 वर्षों मैंने पार्टी में काम किया, तो जब मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आया तभी पैराशूट हुआ। हाँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो गलत है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। आप और मैं गुना की जनता से फिर एक बार पुनः अपील करता हूँ कि नेता तो सीट बदलते हुए राज्य बदल लेते हैं। इस राज्य से उस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक इस ज़िले से उस ज़िले में लड़ रहे हैं। क्या मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, जो जिसका जीवन यही रहा, कर्मभूमि यही रही, उसको गुना से लड़ने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ये विश्वास कीजिए कि अभी तक जो नेता हुए हैं 2023 के बाद, जो भारतीय जनता पार्टी के 20 शासनकाल में ज़बरदस्ती नेता थोपे गए हैं, जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। एक बार मौका आया है इस बेटे को आपकी सेवा करने का, उसको मौका दीजिए। और यकीनन टेकरी सरकार पर विश्वास करते हैं तो ये विश्वास रखिए कि ये बेटा आपके लिए वो बेटा बन के दिखाएगा कि आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। युवा रही कि एक आप युवा प्रतिनिधित्व होता है, वहाँ भयभीत होते हैं लोग। हमारे आदरणीय जयवर्धन सिंह जी बाबा साहब एक ऐसा नेतृत्व है कि जिस विधानसभा में जाते हैं और जिस ज़िले में जाते हैं तो मीडिया क्या, वहाँ की जनता उनको बड़ी आकर्षित छवि के माध्यम से देखती है और लोगों में उनकी सकारात्मक छवि है। तो हमेशा युवा शक्ति वो है जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। और मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, ये निराधार आरोप हैं, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तमाम वो सारे लोग जानते हैं जो मेरे बचपन में रहे हैं, जो मेरे बचपन से साथ में पढ़े हैं। तो आप हमारी मार्कशीटें देख लीजिए ना। जी जी। मैं जिन स्कूलों में बता रहा हूँ, आप उन स्कूलों में जाइए ना, उन स्कूल वालों से पूछिए ना कि ये पंकज कहाँ पढ़ा है। कुछ लोगों ने कहा कि अभी 2 साल पहले आया है, जबकि मेरी शिक्षा तो 4 साल पहले ही हो गई। 2019 में मैंने LLM किया है। 2020 में चूँकि हमने एक PhD के लिए फॉर्म डाला था, कोरोना की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना ये उन लोगों का काम है जो अपन खुद पे विश्वास नहीं करते। लेकिन कनेरिया जी, आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का ये गुना विधानसभा गढ़ रहा है, गढ़ के रूप में आप देखें तो पहले राजेंद्र सलूजन निर्दलीय, फिर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए, फिर गोपीलाल जाटव भी आ गए, फिर अब इस बार पन्ना लाल जी आ गए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बाहुल रहा है इस क्षेत्र में। उस बीच में आप कैसे सेंध लगाएंगे उनके किले पर? देखिए, मैं फिर पुनः एक बार, और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं है। ये जनता का विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन जनता का विश्वास आपने तोड़ दिया है। तो गढ़ होता है वो जनता का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। आपने देखा होगा 2003 के पहले यहाँ कांग्रेस का विधायक हुआ करता था। चूँकि परसीमन हुआ, ऐसे समीकरण बने, ऐसी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं हुई, जिसकी वजह से हमारे उस समय कुछ प्रत्याशी पे हम किसी प्रकार का कोई आरोप लगाना, कुछ कमियां रह गई होंगी। अभी हमें मौका नहीं मिल पाया। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं कि जहाँ पे हमारे आज भी विधायक 7-7 8-8 बार विधायक हैं। तो गढ़ नहीं है, ये जनता का विश्वास है। अब लेकिन चूँकि अब यहाँ आप कुछ कर नहीं पाए, 20 वर्षों में जनता के लिए वो नहीं कर पाए जो जनता आपसे उम्मीद करती थी। लेकिन यदि जनता ने इस बार विश्वास किया, हमारे जो मैनिफेस्टो में जनता के हित में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर यदि हम जनता का विश्वास जीत पाए, जनता को ये बता पाए कि वाकई में ये आपके साथ हमेशा झूठ, ढकोसला और शोषण करते रहेंगे, आप कांग्रेस पर विश्वास कीजिए, कांग्रेस के मुद्दों पर और योजनाओं पर विश्वास कीजिए जो आपके बीच में लाएंगे और आपके लिए करेंगे। आप आशीर्वाद दीजिए कि गुना में विकास हो। आप केवल भाजपा कांग्रेस के विषय में सोचते हैं, उससे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले आप इस शहर के विषय में सोचिए। और यदि आप शहर के विषय में सोचेंगे तो इन सब चीज़ों से निकलकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, कि हर पार्टी में प्रत्याशी उसी को बनाया जाता है जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता कहीं ना कहीं भविष्य में दिखाई देती है। और यदि मैं जनता के बीच और जनता की सेवा कर पाया, और ऐसी उम्मीद है मुझे कि जनता अपना आशीर्वाद देगी, तो 10 गुनी गति से मैं जनता के बीच
अपने पूर्ण समर्पण भाव से जनता की सेवा करने का कनेरिया काम जी, करूँगा। अगर आपको विधानसभा में बोलने का मौका मिलता है और आप जीतते हैं और आपकी कांग्रेस की सरकार बनती है, तो अगर आप विधानसभा में जाते हैं तो आपकी जहन में ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आप विधानसभा लेवल पर, पूरे प्रदेश लेवल पर उठाना चाहते हैं? सबसे पहले हमारे पास ऐसे 2 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं जिनको लेकर मैं विधानसभा में प्रश्न इस टिकरी सरकार के आशीर्वाद से रख सकूंगा और रख पाऊंगा, और ऐसा हमें यदि सौभाग्य मिलता है तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्वास्थ्य का मुद्दा है। स्वास्थ्य 50% ऐसा वो है कि जब किसी व्यक्ति के घर का व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसकी जो पूंजी होती है ना, वो ज़्यादा से 2-2 मिनट में 10-10 मिनट में खर्च हो जाती है। लेकिन बीजेपी आयुष्मान कार्ड देके 5-5 लाख रुपए का इलाज करवा रही है। उन गरीब लोगों से पूछिए जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उन गरीब लोगों से पूछिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। अरे उन लोगों से पूछिए कि क्या व्यवस्था है। आपने सरकारी हॉस्पिटल भाई पिछले शासन ने खोल रखा है, लेकिन आज की व्यवस्थाएं क्या हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है ना। भाई साइकिल किसी ने खरीद के दे दी, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि उससे सफ़र कैसे किया जा रहा है, वो किन के हाथों में है। ऐसे अनाड़ी हाथों में है शासन सत्ता कि जिसकी वजह से सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। दूसरा मुद्दा है कि साहब आप देख रहे हैं कि शिक्षा तो आपने महंगी करी दी है, और उससे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने गुना विधानसभा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है, ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं किया है जो युवाओं को रोज़गार की व्यवस्था उपलब्ध करा पाए, वो कर सके। और दूसरा प्रश्न आप क्या विधानसभा में रखना चाहेंगे? एक तो आपका स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया, दूसरा क्या मुद्दा है आपका? सर, गुना में चूँकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर समय समय पर इन मुद्दों को लेकर हम यदि ईश्वर के आशीर्वाद से यदि मौका मिलेगा तो ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मंडी की समस्याएं हों, है ना, आपके रिंग रोड की समस्याएं हों, चूँकि ये केवल देखिए आप चुनाव आ गए 2018 से लेकर 23 वर्ष के चुनाव आ गए, लेकिन रिंग रोड की बात होती है लेकिन काम नहीं होता है। आप ऐसा पुल बनाना चाहते हैं साफ शहर के ट्रैफिक को कहीं ना कहीं कम कर सके। ये सब वादे ढकोसले हैं आपके। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस वादे तो करेगी ही नहीं, काम करेगी इस बार। आप देखिएगा जनता के हित में वो काम हो गए कि जनता इस बार यदि कांग्रेस सरकार लाएगी तो बरसों बरस ऐसा होगा कि जनता भाजपा का नाम नहीं लेगी, और जनता ये अफसोस करेगी कि क्यों हमने इनके ऊपर 18.5 वर्षों विश्वास किया। क्यों? क्योंकि देश की गति को ये आगे नहीं ले जा पाए, ये जितना पीछे ले जा रहे हैं, जनता का नुकसान हो रहा है, इस देश का नुकसान। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है देश की जनता ने जो है 70 साल मौका दिया कांग्रेस पार्टी को, कहीं ना कहीं आज हम लोग पीछे कांग्रेस के कारण है। प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि इतना राज करने के बाद भी हमको कहीं ना कहीं विकास की योजनाएं नहीं दे पाए। सर, देश पीछे क्यों है? कांग्रेस की वजह से। देश की व्यवस्था कच्चे मकान जैसी थी, कांग्रेस ने एक पक्का मकान बना के दिया। आपका काम था कि उस मकान पे एक और मकान बनाने का, एक और बिल्डिंग खड़ी करने का, लेकिन आपने क्या किया कि आपने उस बने बनाए मकान के पिलरों को खोदने का काम किया है। तो आपका विकास नहीं दिख रहा, आप तो बनी बनाई व्यवस्था को। तो पंकज कनेरिया जी एक ऐसा युवा वर्ग से निकला हुआ प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से, जो पूरे वादों की बात, पूरे विकास की बात, पूरे मंडी की अव्यवस्थाओं की बात, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात, वहाँ से शिक्षा की बात, यहाँ पर यातायात व्यवस्था की बात, बहुत सारी ऐसी योजनाएं उनके दिमाग के अंदर हैं। लेकिन कई अगर उन्हें जनता मौका देती है तो वो इन वादों को पूरा कर पाते हैं, पूरी कर्मठ और पूरी निष्ठा के साथ में अपने वादे कर रहे हैं। लेकिन हम कनेरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आप लास्ट एक और अपील अपनी मतदाताओं से क्या करना चाहेंगे, वो आप हमें और मैं हमारे सभी कांग्रेस के परिवार लोगों से केवल एक ही निवेदन करता हूं कि यदि आप गुनाह के लिए कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, कुछ गुनाह के लिए अच्छा सोचते हैं, तो आप अपने इस बेटे को अपना आशीर्वाद दें और विश्वास कीजिए जो 18.5 वर्षों में कुछ नहीं हो पाया है वो हम अगले 5 वर्षों में पूरा करने का प्रयास करेंगे, और उससे भी बेहतर प्रयास करेंगे जो हमारे दिमाग में है। क्योंकि हमने पहले भी कहा है और आज भी कहेंगे कि हम वादे नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि जन सेवक क्या होता है। जब एक प्रतिनिधित्व को मौका मिलता है जनता की सेवा करने का, तो जनता की सेवा कैसे करना चाहिए।
इसी उद्देश्य और आशा के साथ मैं हमारे गुना के परिवारजनों से मैं केवल एक ही निवेदन करूंगा, हमारी माताएं बहनों से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आप अपने इस बेटे, इस भाई को मौका दीजिए कि वो हम आपके बीच में आकर आपकी सेवा कर पाएँ, गुनाह के विषय में कुछ अच्छा सोच पाएँ और कुछ ऐसा कर पाएँ जो गुनाह के लिए मिसाल हो। एक व्यापारी वर्ग के लिए भी आपकी तरफ से क्या योजना है, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र और काफ़ी बड़ी मंडी है गुना की, व्यापारी लोगों के लिए आपके दिमाग में क्या योजना? व्यापारी वर्ग के लिए एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या यही है कि मैंने अभी पूर्व में बताया था, जीएसटी जो आपने योजनाएं जो जीएसटी लागू की है, वो जीएसटी रिटर्न जो हर महीने में 3 बार होता है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उन्होंने मौका मिला जो पहले यथावत 3 महीने का था, क्योंकि वो पता चलता है व्यापारी वर्ग वो जीएसटी भरता रहता है, हर 10 दिन बाद वो जीएसटी भरना है साहब। उसमें बहुत उलझन हो गई है, जो जीएसटी के नियम कायदे कानून है वो उसमें ही उलझा रहता है साहब, वो व्यापारी नहीं कर पा रहा ढंग से। और भी तमाम ऐसी हैं जो व्यापारी वर्ग को लेकर जो सब व्यवस्थाएं मैंने आपको बताया है, जो मंडी व्यापारी हुए और भी कई व्यापारी हुए, उनको वो व्यवस्थाएं वर्तमान की सरकार मुहैया नहीं करा पाई है जो व्यवस्थाएं करवाना चाहिएगा। ऐसे कई वादे और कई मुद्दों के साथ में पंकज कनेरिया जी अपनी अपील लेकर आए हैं हमारे आज की आवाज़ चैनल पर, जो कि हमारा शानदार कार्यक्रम चुनावी दंगल में हर उस प्रत्याशी से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। दीपक रघुवंशी, कैमरामैन अभी कुशवाहा और अभिराज करोसिया के साथ में, और हर प्रत्याशी से आपको मुलाकात रूबरू करवाते रहेंगे। और हमारी सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। जो जनता का काम करेगा वो जनता के बीच में आएगा और वही जनता का विकास करेगा। थैंक यू, नमस्कार।